हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरी कहानी का सेकंड पार्ट, ईशानी का घर जाना। आदित्य का हेलीकॉप्टर आर्मी कैंप में उतरा और एक एक कर सभी हेलीकॉप्टर से बाहर निकल गए, मगर ईशानी अब भी गहरी नींद में सो रही थी। आदित्य ने डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर ने आदित्य की नज़रों को खुद पर महसूस कर थोड़ा घबरा गया और बोला, सर, कुछ थकावट के कारण और कुछ दवाइयों के असर से यह गहरी नींद में सो रही हैं। ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, इस तरह गहरी नींद आना नॉर्मल है। ये कहकर वह डॉक्टर जल्दी से वहाँ से चला गया। अब वहाँ सिर्फ आदित्य और ईशानी ही थे। आदित्य ने एक गहरी सांस ली और ईशानी को अपनी गोद में उठा लिया। अगले दिन जब ईशानी की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक हॉस्पिटल के बेड पर पाया। ईशानी को समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ कैसे पहुँची। वह तो हेलीकॉप्टर में थी और उसे नींद आ गई थी। क्या कोई उसे यहाँ उठाकर लाया है? पर कौन? तभी उसकी नज़र अपने ऊपर पड़ी जैकेट पर गई, जिसे देखकर उसे यकीन हो गया कि उसे यहाँ कैप्टन आदित्य लेकर आए हैं। ये सोचकर ही ईशानी का चेहरा शर्म से लाल हो गया और एक एक कर वो सभी पल उसे याद आने लगे जो उसने कैप्टन आदित्य के साथ बिताए थे। थोड़ी ही देर में एक नर्स ईशानी के पास आई और पूछने लगी, कैसी हैं अब आप? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। ईशानी ने नामे गर्दन हिलाई और कहा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आप बता सकती हैं मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया है? नर्स ने कहा, आपको यहाँ पर कैप्टन आदित्य लेकर आए हैं। अगर आप बिल्कुल ठीक हैं तो मैं कर्नल साहब से इस बात की जानकारी दे देती हूँ। ईशानी ने पूछा, ये कर्नल साहब कौन हैं? तभी नर्स बोली, कर्नल मान सिंह, जिन्होंने मुझे तुम्हारी देखभाल के लिए यहाँ पर रखा है। मैं अभी उन्हें बताती हूँ। इतना कहकर वह नर्स वहाँ से चली गई। नर्स के जाने के बाद ईशानी कर्नल मान सिंह के बारे में सोचने लगी, क्योंकि उसने यह नाम कई बार अपने दादाजी के मुंह से सुन रखा था। इसलिए वह जानना चाहती थी कि कर्नल मान सिंह कौन है। तभी उसे कुछ कदमों की आवाज़ आई। ईशानी फौरन दरवाजे की तरफ देखने लगी। एक व्यक्ति जिसकी उम्र 50 से 55 साल की होगी ईशानी के कमरे में आता है। बड़ी बड़ी मूछें, चेहरे पर रोब, देखने में ही बहुत खतरनाक। ईशानी तो उसे देखकर डर ही जाती है। ईशानी को डरा हुआ देख वह व्यक्ति धीरे से मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैं तुम्हारे दादाजी का दोस्त हूँ, मान सिंह। तब जाकर ईशानी को ध्यान आया कि उनके बारे में कई बार उसने अपने दादाजी से सुन रखा है। वो उसके दादाजी के जूनियर थे। उन्होंने कई लड़ाई एक साथ लड़ी है। ईशानी ने उन्हें नमस्ते किया। उन्होंने प्यार से ईशानी के सर पर हाथ रखा और उसका हालचाल पूछा। ईशानी ने जब उनसे अपने दादाजी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके पास ईशानी के दादाजी का फ़ोन आया था। उन्होंने ही कर्नल को ईशानी के किडनैपिंग के बारे में बताया था। कर्नल ने ईशानी को बताया कि उसके दादाजी जल्द ही उसे लेने आने वाले हैं। यह जानकर ईशानी बहुत खुश हुई। ईशानी से बात करके कर्नल वहाँ से चले गए। अब ईशानी को सिर्फ अपने दादाजी के आने का इंतज़ार था। इंतज़ार करते करते रात हो गई, मगर ईशानी के दादाजी अभी तक नहीं आए। अब ईशानी को उनकी चिंता होने लगी। ईशानी कमरे में इधर उधर टहल रही थी कि तभी वहाँ कर्नल मान सिंह आए। उनके पीछे कैप्टन आदित्य भी था। कर्नल को देखते ही ईशानी जल्दी से उनके पास आई और उनसे अपने दादाजी के बारे में पूछने लगी। कर्नल मान सिंह कुछ परेशान लग रहे थे। उन्होंने प्यार से ईशानी को बेड पर बिठाया और खुद उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गए। कर्नल ने आदित्य की तरफ इशारा करते हुए ईशानी से कहा, यह है कैप्टन आदित्य, जिन्होंने तुम्हारे रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड किया था। ईशानी ने कैप्टन आदित्य की तरफ देखा और उन्हें थैंक यू कहा। अब ईशानी ने कर्नल की तरफ देखा और अपने दादाजी के बारे में पूछने लगी। ईशानी ने पूछा कि उनके दादाजी अब तक क्यों नहीं आए। कर्नल ने कहा, बेटा, आपके दादाजी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए वह आपको लेने नहीं आ पाएंगे। यह सुनकर ईशानी के चेहरे पर मायूसी छा गई। उसने धीरे से कहा, अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? यह बात कर्नल ने सुन ली। उन्होंने ईशानी से कहा, आप आदित्य के साथ जाएंगी, वो भी कल दिल्ली अपने घर जा रहा है। यह सुनते ही आदित्य और ईशानी दोनों ही कर्नल की तरफ देखने लगे। तभी आदित्य बोला, पर सर, मैं तो अपनी बाइक से दिल्ली जा रहा हूँ, यह मेरे साथ कैसे जाएगी? ईशानी भी कर्नल की तरफ देखने लगी, जैसे कह रही हो
मैं इनके साथ कैसे जा सकती हूँ? कर्नल ने ईशानी की तरफ देखते हुए कहा, ईशानी बेटा, आपके घर में आपकी बड़ी बहन की शादी है। सब शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं, इसलिए आपको लेने यहाँ कोई नहीं आ सकता और अकेले मैं आपको इतनी दूर नहीं भेज सकता। इसलिए मैं आपको आदित्य के साथ भेज रहा हूँ। मुझे आदित्य पर पूरा भरोसा है, वह सही सलामत आपको आपके घर तक पहुँचा देगा। आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर आप जल्द से जल्द अपने दादाजी से मिलना चाहती हैं तो आपको आदित्य के साथ जाना ही होगा। कर्नल की यह बात सुनकर ईशानी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जल्दी से जल्दी अपने दादाजी को देखना चाहती थी। और आदित्य, वह तो अपने सीरिया के सामने कुछ बोल ही नहीं पाया। तो तय हो गया कि अगले दिन दोनों बाइक से ही दिल्ली के लिए निकलेंगे। पूरी रात ईशानी यही सोचकर परेशान होती रही कि वह कैसे आदित्य के साथ बाइक पर इतना लंबा सफ़र तय करेगी। अगले दिन सुबह ईशानी की आंख बहुत देर से खुली, क्योंकि उसे आधी रात के बाद ही नींद आई थी। ईशानी जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। कर्नल ने ईशानी के लिए कुछ कपड़ों का इंतज़ाम कर दिया था। ईशानी जैसे ही बाहर आई, बाहर कर्नल और आदित्य दोनों ही ईशानी का इंतज़ार कर रहे थे। ईशानी ने एक लाइट पिंक कलर का फ्रॉक सूट पहना रखा था, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। आदित्य तो जैसे ईशानी को देखता ही रह गया। यही हाल ईशानी का भी था। वह भी आदित्य को देखकर जैसे पलकें झपकाना ही भूल गई हो। आज आदित्य लग ही इतना हैंडसम रहा था। वाइट टी शर्ट, लेदर की जैकेट, ब्लू डेनिम की जीन्स और उसकी आंखों पर ब्लैक गॉगल्स। आज तो वह किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। हीरो से कम तो वह कभी भी नहीं लगता था, मगर आज कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। कर्नल ने जब दोनों को एक दूसरे को इस तरह देखते हुए पाया तो हल्का सा मुस्कुरा दिए और गला साफ करते हुए दोनों का ध्यान अपनी तरफ करा। कर्नल ने आदित्य से कहा, आदित्य, यह किसी की अमानत है, इसे तुम्हें सही सलामत उसके घर तक पहुंचाना है। आदित्य ने भी यस सर कहकर उन्हें सैल्यूट किया। अब कर्नल ने ईशानी की तरफ देखा और कहा, बेटा, अपना और इसका दोनों का ख्याल रखना। यह सुनते ही आदित्य कर्नल की तरफ देखने लगा, जैसे कह रहा हो, ये मेरा ख्याल रखेगी। आदित्य ने अपनी बाइक स्टार्ट करी और ईशानी को बैठने का इशारा किया। ईशानी बाइक पर तो बैठ गई, मगर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाइक पर क्या पकड़े। ईशानी बाइक पर कम ही बैठती थी। यह कहना गलत नहीं होगा कि वह 2 या 3 बार ही बाइक पर बैठी थी। ईशानी अभी यही सोच रही थी कि वो क्या पकड़े। तभी आदित्य ने बाइक चला दी और अचानक ही ईशानी के हाथ आदित्य के कंधे पर चले गए। यह महसूस करते ही आदित्य ने फौरन अपनी बाइक रोक दी। आदित्य ने भी झट से ईशानी ने भी झट से अपने हाथ आदित्य के कंधे से हटा दिए और अपना सिर झुका लिया। आदित्य बाइक के मिरर से ईशानी को ही देख रहा था। तभी ईशानी ने धीरे से कहा, बाइक पर कुछ पकड़ने के लिए नहीं है और मुझे बाइक पर डर लगता है। तब जाकर आदित्य को समझ में आया कि ईशानी ने उसे क्यों पकड़ा था। आदित्य ने एक गहरी सांस ली और ईशानी से कहा, ठीक है, मुझे पकड़ लो। ईशानी ने धीरे से अपना हाथ उठाया और आदित्य के कंधे पर रख दिया, मगर अब भी उसका सर नीचे झुका हुआ था। आदित्य ने बाइक स्टार्ट की और अपने सफ़र के लिए निकल पड़ा। शुरू शुरू में रास्ता ऊबड़ खाबड़ और पथरीला था, जिसके कारण आदित्य बाइक बहुत आराम आराम से चला रहा था। मगर यह आदित्य का स्टाइल नहीं था। उसे स्पोर्ट्स बाइक का बहुत शौक था, जिस कारण वह अपनी बाइक स्पीड में चलाता था। मगर आज ईशानी के कारण उसे बाइक बहुत आराम आराम से चलानी पड़ रही थी, जिससे उसे गुस्सा आ रहा था। जैसे ही आदित्य हाईवे पर पहुंचा, उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसे पता ही नहीं चला कि कब वह बाइक तेज स्पीड में चलाने लगा। दूसरी तरफ बाइक की स्पीड के साथ साथ ईशानी की धड़कनों की रफ्तार भी बढ़ रही थी। अब उसे डर लगने लगा। जैसे जैसे ईशानी का डर बढ़ रहा था, वैसे वैसे ही उसकी पकड़ भी आदित्य के कंधों पर कसती जा रही थी। आदित्य तो बाइक चलाने में इतना खो गया कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि ईशानी भी उसके पीछे बैठी है। जब ईशानी के नाखून उसके कंधों में चुभने लगे, तब उसे ध्यान आया कि ईशानी भी उसके पीछे बैठी है और उसने फौरन अपनी बाइक की स्पीड को कम कर दिया। काफ़ी दूर आने के बाद आदित्य ने अपनी बाइक को एक ढाबे पर रोका और ईशानी से भी उतरने को कहा।
ढाबे को देखकर अब ईशानी को भी भूख लगने लगी। उसने आदित्य की तरफ देखा, जैसे कह रही हो इसे कैसे पता चला कि मुझे भूख लगी है। आदित्य और ईशानी एक बेंच पर बैठ गए। तभी एक छोटा लड़का दोनों के पास आया और पूछने लगा, भैया क्या लाऊं आपके लिए। आदित्य ईशानी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इससे पूछ लो। वह लड़का हंसने लगा और बोला, अच्छा भाभी जी की पसंद का ही खाएंगे। यह सुनते ही ईशानी जोर से अपना सिर नाम में हिलाने लगी और कहने लगी, मैं इनकी भाभी जी नहीं हूँ। यह सुनते ही आदित्य जो कि पानी पी रहा था, उसे अचानक से खांसी आ गई और वह जोर जोर से खांसने लगा। तभी वह लड़का बोलने लगा, अरे भाभी जी, आप उनकी नहीं मेरी भाभी जी हैं। अगर मैं उन्हें भैया बोलूँगा तो आपको भी तो भाभी जी ही बोलूँगा ना। यह सुनते ही ईशानी ने कहा, नहीं हमारी शादी नहीं हुई है। जिसे सुनते ही वह लड़का मुस्कुराया और कहने लगा, कोई बात नहीं, हो जाएगी। तभी आदित्य की जोरदार आवाज आई, बातें भी करते रहोगे या खाना भी लेकर आओगे। यह सुनते ही उस लड़के ने जल्दी से ऑर्डर लिया और वहां से चला गया। उसके जाते ही वहां एक अजीब सा माहौल बन गया। आदित्य और ईशानी दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर इधर उधर देख रहे थे। आदित्य और ईशानी दोनों ही एक दूसरे की तरफ ना देखकर इधर उधर देख रहे थे। कुछ देर में उनका खाना आ गया और दोनों ने चुपचाप खाना खाया। खाना खाने के बाद ईशानी इधर उधर कुछ ढूंढने लगी। आदित्य ने जब ईशानी को इधर उधर देखते पाया तो उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। मगर ईशानी ने ना में सिर हिला दिया। आदित्य को अब भी कुछ अजीब लग रहा था। वह गौर से ईशानी को देखने लगा। ईशानी अपने हाथों को आपस में रगड़ रही थी। अब उसके पैर भी हिल रहे थे। तभी आदित्य को कुछ ध्यान आया। उसने ईशानी से कहा, चलो मेरे साथ। पहले तो ईशानी ने आदित्य को हैरानी से देखा, फिर उसके पीछे पीछे चल दी। आदित्य ईशानी को लेकर ढाबे के पीछे आ गया और एक तरफ इशारा करके कहने लगा, जाओ। ईशानी ने जब उस तरफ देखा तो वहाँ एक वॉशरूम था। ईशानी को थोड़ी शर्म तो आ रही थी, मगर इस समय उसे वाकई वॉशरूम जाने की ज़रूरत थी। जब ईशानी वॉशरूम से वापस आई तो उसने आदित्य को वहीं खड़े हुए पाया। जब ईशानी ने आदित्य को देखा तो उसने फिर से अपना सिर झुका लिया। आदित्य ने ईशानी को चलने का इशारा किया और वह दोनों फिर से अपने सफ़र पर आगे बढ़ गए। कैसा रहेगा इन दोनों का सफ़र, जानने के लिए पढ़िए मेरा नेक्स्ट एपिसोड। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का मेरी कहानी का यह पार्ट। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिले।